तो मेरे प्रिय स्टूडेंट, आज क्लास 11 पाठ 1 के रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। जो पाठ 1 है उसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके द्वारा पदार्थ और या वस्तुओं के रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। याद करो, रसायन विज्ञान की वह शाखा होता है जिसके द्वारा पदार्थ के रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो यह है रसायन विज्ञान। और अगर मैं कहूँ कि रसायन विज्ञान की जनक किसे माना जाता है, तो आप सीधे कहेंगे कि रसायन विज्ञान की जनक जो होता है लेवासियो को माना जाता है। यानी रसायन विज्ञान के जनक का नाम है लेवासिए। ये सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए और बता सकते हैं। कुछ और मैं आपको बात बताता हूँ और आता है यहाँ पर सीधे जो एक बात निकल करके रसायन विज्ञान का संक्षिप्त इतिहास। देखिए, आप कह सकते हैं कि भारत में रसायन विज्ञान का अध्ययन उतना ही प्राचीन है जितना कि वेदों का अध्ययन। हमारे पौराणिक ऋषियों और मुनियों ने रसायन को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्राचीन वैदिक साहित्य में रस तंत्र, धातु क्रम, द्रव्य का दहन तथा अन्य बहुत सी मूल्यवान सूचनाएं निहित है जो कि वर्तमान में कार्यरत रसायनिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। वैदिक साहित्य के अनुसार ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है और ये 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश है। यजुर्वेद में लौह, स्वर्ण, तांबा, सीसा, टीन जैसे धातुओं को पत्थर, मिट्टी तथा रेत के साथ निर्देशित किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण है जिसका उपयोग हम लोग जो संसार के सभी तत्व हैं वो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश से मिल करके बने हुए हैं। तो इसको हम लोग भी बता सकते हैं। तो ये बात होगी रसायन विज्ञान की। कुछ और आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद से देखिए एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसका नाम होता है रसायन विज्ञान की शाखाएं। याद करो, शाखाओं में देखिए आप कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान के अध्ययन के युग्म बनाने तथा उत्तम बोध के लिए इनको कई शाखाओं में विभाजित किया गया है। रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं निम्नलिखित हैं। पहला आपका है अकार्बनिक रसायन। देखिए, रसायन की वह शाखा के अंतर्गत, रसायन की इस शाखा के अंतर्गत जैव पदार्थों को छोड़कर अन्य सभी तत्वों तथा उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार सभी धातुओं, अधातुओं तथा उपधातुओं, उनके निष्कर्षण, गुण, धर्म, यौगिकों तथा उनके निर्माण और गुणों के अध्ययन किया जाता है। आप संक्षिप्त में कह सकते हैं कि अकार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके द्वारा पदार्थ के अकार्बनिक पदार्थों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे आप अकार्बनिक रसायन के बारे में अगर चाहते हैं तो लिख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब होता है। उसके बाद से कार्बनिक रसायन, आप कार्बनिक रसायन में भी कह सकते हैं कि कार्बन के अद्वितीय गुण बहुत अधिक संख्या में यौगिक बनाता है। वे यौगिक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्न बेंजीन तथा उनके व्युत्पन्न कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा बहुलक विटामिन आदि है। इन सभी यौगिकों का अध्ययन एक विशेष शाखा कार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। यानी कार्बनिक रसायन का मतलब होता है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा कार्बन से बने हुए यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है। देखिए, एक और होता है भौतिक रसायन। आप भौतिक रसायन का भी कुछ पूछता है तो आप बता सकते हैं कि वह रसायन की यह रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं का तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण विभिन्न नियमों, अवधारणाओं और सिद्धांतों के द्वारा दिया जाता है। यानी जो रसायन विज्ञान के अंतर्गत भौतिक रसायन में जो नियम होते हैं, जो अवधारणा होता है, जो सिद्धांत होता है, इसके बारे में किया जाता है। ये सब आपके देखिए ये आना चाहिए आपको और ये चीज़ आप बता भी सकते हैं। उसके बाद से एक और नेक्स्ट जो चीज़ आता है जिसको हम बता सकते हैं कि एक होता है विश्लेषक रसायन। ये भी आप बता सकते हैं कि इस शाखा के अंतर्गत ठोस, द्रव तथा गैसीय मिश्रणों का गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। और पांचवा देख रहे हैं जीव रसायन। इसके अंतर्गत जीवधारियों में होने वाले रासायनिक क्रियाओं तथा जैव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। 6 नंबर है रासायनिक भौतिकी। इस शाखा के अंतर्गत भौतिक तंत्रों जैसे प्लाज्मा का अध्ययन किया जाता है। ये सब होना चाहिए आपको। उसके बाद से होता है
औद्योगिक रसायन, तो इस शाखा के अंतर्गत कार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थों का औद्योगिक मात्रा में निर्माण से संबंधित नियमों, अभिक्रियाओं, विधियों आदि का अध्ययन किया जाता है। कृषि रसायन, इसके अंतर्गत कृषि से संबंधित रसायन का अध्ययन किया जाता है। 9 नंबर है औषधीय रसायन। इस शाखा के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों के रोकथाम तथा उनके इलाज से संबंधित औषधियों का अध्ययन किया जाता है, बता सकते हैं। ओके, तो सब कुछ रसायन विज्ञान की शाखाएं थे जिसको आपको अध्ययन करना भी चाहिए। 1 नंबर में बहुत ज़्यादा ये प्रश्न आते हैं और सब अच्छे लिख भी लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और सीधे एक नया टॉपिक आता है जिसका नाम होता है रसायन अध्ययन का महत्व। क्या महत्व है रसायन अध्ययन का? देखिए लिखा गया रसायन का क्षेत्र व्यवहारिक रूप से असीमित है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसका उपयोग है। आदिकाल से रसायन मानव की सेवा कर रहा है। विज्ञान के किसी भी शाखा ने मानव को उत्कृष्ट बनाने के लिए इतना कार्य नहीं किया जितना कि रसायन ने। जो कुछ हम अपने चारों ओर देखते हैं तथा जो कुछ हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं वह किसी न किसी रूप में रसायन से संबंध है। रसायन हमारे जीवन में इतना अधिक प्रवेश कर चुका है कि इसके बिना एक सुखद जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जैसे पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि भोज्य पदार्थ, दवाएं, रंजक, बहुलक, धातुएं, अधातुएं, ईथर, कांच या सरमिकस तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं रसायन के वरदान हैं। इससे सिद्ध होता है कि मानव जीवन रसायन रूपी वृक्ष के फल पर निर्भर तथा उससे आच्छादित है। विज्ञान की लगभग अन्य सभी शाखाएं अपनी आधारभूत आवश्यकताओं के लिए विशेष रूप से रसायन पर निर्भर करती है। रसायन का विज्ञान की अन्य शाखाओं के साथ उत्तम समन्वय। तो ये कुछ है रसायन विज्ञान के बारे में, रसायन विज्ञान का जो महत्व है उसके बारे में। चलिए कुछ और आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए आप उसके बाद से जो हम लोग अगला नेक्स्ट जो टॉपिक आता है उसका नाम होता है, देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक का नाम होगा जिसको हम लोग कहते हैं कि तो रसायन विज्ञान है। रसायन विज्ञान के फिर बता दें जनक के बारे में, अगर कोई पूछता है तो तुरंत आप कह दीजिएगा लेवासिए इसके जनक हैं। आइए देखते हैं उसके बाद से द्रव्य का परिकरण। लेकिन इसके पहले हम लोग द्रव्य जाने, द्रव्य क्या होता है। आप कह सकते हैं कि द्रव्य वो होता है जिसमें भार पाया जाता है। याद करो, द्रव्य वो होता है जिसमें भार पाया जाता है, जिसमें द्रव्यमान पाया जाता है, जिसमें स्थान घेरने की क्षमता पाई जाती है। द्रव्य वो होता है जिसमें भार पाया जाता है, जिसमें द्रव्यमान पाया जाता है और जिसमें स्थान घेरने की क्षमता पाई जाती है। उसके बाद से देखिए हम बताते हैं आपको द्रव्य का वर्गीकरण। तो सीधे आइए द्रव्य के वर्गीकरण में। उदाहरण में आप लकड़ी का, कोयला वगैरह लिख सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर है द्रव्य का वर्गीकरण। तो आप देख सकते हैं लिखा गया यहाँ पर कि द्रव्य का वर्गीकरण निम्नलिखित 2 प्रकार से किया जाता है। पहला जो होता है उसका नाम होता है द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण। याद करो, द्रव्य का वर्गीकरण में भी जो मैं पढ़ा रहा था आपको कि द्रव्य वो होता है जिसमें भार पाया जाता है, जिसमें द्रव्यमान पाया जाता है, जिसमें स्थान घेरने की क्षमता पाई जाती है। तो द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण है और द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण है। 2 आपके वर्गीकरण पाए जाते हैं। तो चलिए 2 भागों में इसको बांटते हैं। तो एक चीज़ आता है जो जिसका नाम होता है द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण। सुनो एक चीज़ बताता है। द्रव्य के भौतिक वर्गीकरण में जो द्रव्य होते हैं उसको 3 भागों में बांटा जाता है, ठोस, द्रव, गैस। ओके, तो पहले आते हैं ठोस अवस्था के बारे में। देखिए यह द्रव्य ठोस अवस्था में कहलाता है जिसका निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है। यानी अब सिंपल में आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि ठोस हुआ होता है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस अवस्था में अणु निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत सघन रूप से बहुत पास में व्यवस्थित होते हैं। वे स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते हैं, केवल अपनी अक्ष पर कंपन ही कर सकते हैं। अणुओं के सघन रूप में व्यवस्थित होने के कारण ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, जैसे नमक, बर्फ, धातुएं, मरकरी तो भाई द्रव अवस्था में होती है। मरकरी का अतिरिक्त लिखा गया लकड़ी इत्यादि। आप देख सकते हैं कि ठोस में स्थिति ऊर्जा बहुत अधिक पाई जाती है, ठोस में गति ऊर्जा नहीं पाई जाती है। ठोस के अणु बहुत पास रहते हैं।
अधिकतर ठोस से हम लोग देखते हैं। और देखिए जितने भी धातु होती है सभी ठोस अवस्था में पाई जाती है, केवल मरकरी को छोड़ करके। मरकरी एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, बता सकते हैं आप। आइए आगे बढ़ते हैं और सीधे चलते हैं बिना रुके हुए द्रव अवस्था पर। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका निश्चित आयतन होता है, यानी आयतन निश्चित होता है परंतु आकृति निश्चित नहीं होता है, तो इस अवस्था को द्रव अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में अणुओं के बीच ठोस की अपेक्षा अधिक स्थान होता है तथा अणु द्रव की सीमा के अंदर मुक्त रूप से गति करता है। अणुओं की गति के कारण द्रव उस पात्र का आकृति ग्रहण कर लेता है जिसमें वह रखे जाते हैं, जैसे जल, दूध, तेल, मरकरी इत्यादि। तो जल, दूध, तेल, मरकरी सब ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। चलिए तीसरा जो होता है जिसका नाम होता है गैस अवस्था, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, याद करो। तो गैस अवस्था का भी देख लेते हैं हम लोग, लेकिन ये देखिए गैस अवस्था में सीधे आप क्या क्या बता सकते हैं। तो कह सकते हैं गैस अवस्था में कि गैस वह अवस्था होता है जिसमें जो पदार्थ होता है उसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। यानी गैसीय अवस्था में जिस द्रव्य का न तो निश्चित आकृति होती है न ही निश्चित आयतन, वह गैसीय अवस्था में कहलाता है। इसके अणु पूर्ण रूप से कहीं भी गति नहीं कर सकते हैं, नहीं गति करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। गैसीय अवस्था में अणुओं के बीच की दूरी पर्याप्त होती है, इसीलिए बाहरी दाब लगाकर गैस को संपीड़ित किया जा सकता है। इस प्रकार कम आयतन में गैस की अधिक मात्रा समाविष्ट की जा सकती है। इसी कारण गैस को न तो निश्चित आकृति होती है और न ही निश्चित आयतन, जैसे वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुकिंग गैस, सब ये गैस के उदाहरण होते हैं। जितने भी, चाहे ऑक्सीजन गैस कहिए, चाहे नाइट्रोजन गैस कहिए, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहिए, सभी गैसें गैसीय अवस्था के उदाहरण। देखिए चित्र में आप देख सकते हैं ये ठोस अवस्था है, ये द्रव अवस्था है, गैस अवस्था है। ठोस में जो अणु है वह एकदम पास पास चिपक करके हैं, देख रहे हैं एकदम पास पास आपके हैं अणु। और जो द्रव अवस्था में है इसमें जो अणु है थोड़ा दूर दूर है, और गैस अवस्था में तो अणु बहुत ही दूर दूर हैं। ये चीज़ अगर आपसे पूछा जाता है तो ये चीज़ को आप बता सकते हैं। तो भौतिक गुणधर्म के आधार पर हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आते हैं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। तो ये भी देखते हैं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं का वर्गीकरण, समझते हैं और देखते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है तो क्या क्या बता सकते हैं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। तो देखिए कह सकते हैं कि रासायनिक गुणधर्म के आधार पर जो पदार्थ होते हैं उसको 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला होता है तत्व। कोई पूछता है तत्व किसे कहते हैं, तो तत्व सभी शुद्ध पदार्थ का अवयव है। शुद्ध पदार्थ वह होता है जो केवल एक प्रकार के पदार्थ से मिलकर के बना होता है। सभी शुद्ध पदार्थ तत्वों के संयोग से बनते हैं। अन्यथा माने वह शुद्ध पदार्थ होता है जिनका अन्य अपघटित नहीं किया जा सकता है। सिंपल सा बात सुनिए, तत्व होता है जिसको हम लोग किसी भी विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में नहीं बांट सकते हैं। उसके बाद से जो तत्व होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सब तत्वों के उदाहरण होते हैं। 3 भागों में बांटते हैं, एक धातु, अधातु, उपधातु। तो धातु के थोड़ा सा देखते हैं। धातु वे ठोस से तत्व होते हैं जिनमें स्वाभाविक चमक, कठोरता, आघात वर्धनीयता, तन्यता, विद्युत का और उष्मा के सुचालक होने का गुण होता है, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी इत्यादि। यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं कि धातु वे होते हैं जो विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं, जिसमें चमक पाई जाती है। उसके बाद एक चीज़ होता है अधातु। तो अधातु वे तत्व होते हैं जिसमें चमक नहीं पाई जाती है, जो विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब हम लोग बता सकते हैं। उसके बाद से एक होता है उपधातु। वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उसी को हम लोग उपधातु कहते हैं। जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी इसका एग्जाम्पल हैं। तो याद करो, तो आप कह सकते हैं धातु अधातु। धातु में वह धातु वे होते हैं जिसमें हम लोग धारा प्रवाहित कर सकते हैं, लोहा, सोना, चांदी इत्यादि लिख सकते हैं। अधातु वे होते हैं जिसमें हम लोग धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद से एक लास्ट टॉपिक आता है यौगिक। याद करो, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उसे यौगिक कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उसे
यौगिक कहते हैं। यह भी आपको याद हो गया होगा। एक चीज़ मैं बता दूं, जितने भी सूत्र आप देखते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4, ये भी एक यौगिक है। जल है H2O, ये भी एक यौगिक। नाइट्रिक अम्ल है HNO3, ये भी एक यौगिक है। यानी संसार में आप जितने भी यौगिक, जितने भी पदार्थ का सूत्र आप कह सकते हैं, सब वो आपके यौगिक हैं। जैसे बुझा हुआ चूना का CaO, और जैसे गर्म चूना का बुझा हुआ जो चूना होता है उसका सूत्र होता है CaOH का ट्वाइस गर्म चूना का CaO। तो ये सब जितने भी आप यौगिक का सूत्र देख रहे हैं, सब आपके जो होते हैं यौगिक कहलाते हैं। समझ गए? मिश्रण से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।